नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। मोदी ने ट्रंप के साथ फ़ोन पर बातचीत की। मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल पर किया तबादला ख्याल। बहरी जहाज़ों को महफूज आमदरफ्त को यकीनी बनाने पर जोर। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल की मंजूरी के लिए सरगर्मियाँ तेज़। किरण रिजिजू की खरगे से मुलाकात। इंडिया ब्लॉक ने भी बुलाया पार्टी कायदीन का अहम इजलास। देश के लोकतांत्रिक के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करने जा रही है बीजेपी। बिहार में नए सीएम के हेल्प लेने के बाद अपोजिशन का रद्देअमल। कहा, सीएम का रिमोट तो अमित शाह के हाथ में होगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी अशोक मित्तल के ठिकानों पर ईडी का छापा। लोली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में भी तलाश जारी। हम डरने वाले नहीं, केजरीवाल का रिमार्क। नई सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल की शाम वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ फ़ोन पर दो तरफ़ा ताल्लुकात के साथ साथ मगरबी एशिया की सूरत-ए-हाल और ख़ास तौर पर आबनाए हरमुज़ के ज़रिए बहरी जहाज़ों के महफूज आमदरफ्त पर तबादला ख्याल किया। ट्रंप के साथ बातचीत के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में इसके बारे में मालूमात दी। इन्होंने कहा कि अमरीकी सदर के साथ गुफ्तगू के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायज़ा लेने के साथ साथ मगरबी एशिया की सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। राज्यसभा में कायद अपोजिशन व कांग्रेस पार्टी के सर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने दावा किया कि पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में पेश किया जाने वाला मुजवज़ा खातून रिजर्वेशन बिल की कोई भी पार्टी मुखालिफत नहीं करेगी। संसद का इस सत्र में ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के जो सरकार आ रहे हैं, ये सिर्फ सरकार का बिल नहीं है, ये ऑल पार्टी, सब पॉलिटिकल पार्टी और एक तरीके से पूरा देश का बिल है। देश के महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में जो जगह मिलने जा रहे हैं, ये किसी एक दल का मुद्दा हो ही नहीं सकता है। प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद भी दिया है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने पिछली बार जब पहला इसको पारित किया था तब सब पार्टी ने मिलकर के नारी शक्ति अधिनियम को बनाया, सब मिलकर के बनाया। और इस बार भी जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जो अमेंडमेंट जो लेके आ रहे हैं, ये बीजेपी एनडीए बिल्कुल नहीं है, ये पूरे पॉलिटिकल पार्टी की ओर से ये बिल लेके आ रहे हैं। मैंने भी सब पॉलिटिकल लीडर से बात किया है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से मैंने पर्सनली बात किया है, मेरे ऑफिस से लगातार संपर्क में है और कई लोगों के साथ सामूहिक भी हम लोग का मीटिंग हुए हैं। एनडीए का भी एक गुट अच्छी तरह से हम लोग ने बैठक की और कुछ अपोजिशन पार्टी से भी हम लोग ने मीटिंग किया। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। पॉलिटिकली कुछ स्टेटमेंट मैंने भी सुना है, कुछ पार्टियों ने कुछ स्टेटमेंट दिया है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए कुछ स्टेटमेंट जरूर देते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आखिर जाकर के सब मिलकर के एक झूठ, एक आवाज और एक मत से नारी शक्ति ये वंदन अधिनियम को पारित करेंगे, ये मेरा उम्मीद है। इसलिए मैं हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को भी धन्यवाद देता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से थोड़ा थोड़ा भिन्न ओपिनियन या कोई वक्तव्य आता है, स्टेटमेंट आता है, लेकिन जहां तक इस वुमेन रिजर्वेशन का बिल का सवाल है, इसमें कोई पार्टी इसको विरोध नहीं करेंगे, ये मैं 100% उम्मीद जताता हूं। कोई भी पार्टी इसको विरोध क्यों करेंगे? महिलाओं का सशक्तिकरण में विरोध कौन कर सकते हैं? कोई कर नहीं सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को पर्सनल पत्र लिखा। फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश के महिलाओं के नाम एक खुला पत्र लिखा है और बार बार प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है कि ये कोई एक पार्टी का बिल नहीं है, ये सरकार का बिल नहीं है, ये देश का बिल है, पूरे पॉलिटिकल पार्टी का बिल है। इसलिए एकजुट एक आवाज से इस बिल को
समर्थन करना है। तो मैं फिर से अंत में सारे पार्टियों के जितने भी मेरा संपर्क हुए हैं, बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। थोड़ा सा मत इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कोई भी पार्टी विरोध नहीं करेंगे, ऐसा अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। इस दौरान खबर मिली कि आज सह खवातीन रिजर्वेशन बिल के मसले पर बातचीत के लिए सर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी रिहाइशगाह पर इंडिया ब्लॉक के कायदीन का एक अहम इजलास मुनाकिद किया। इस इजलास में इंडिया ब्लॉक से वाबस्ता जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने की। अब हम एक नई इंसेंटिव्स पॉलिसी लाने पे काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सही मायने में जो है वो पॉलिसी काम करे, नहीं तो हम यहाँ ऊपर से तो इंसेंटिव दे देते हैं, नीचे ग्राउंड लेवल पे उसका कोई फायदा नहीं, इन्वेस्टमेंट आता नहीं है, फैक्ट्रियां लगती नहीं है। तो अभी डिपार्टमेंट की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों ने यूनिट लगाए हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनको किस तरह का बदलाव चाहिए हमारी पॉलिसी में, और जो यहाँ इंडस्ट्री लगाने के मतलब जिनकी चाहत है यहाँ इंडस्ट्री लगाना, वो किस तरह की पॉलिसी चाहेंगे, इन दोनों को हम मिक्स करें। जो लगे हुए हैं उनकी क्या एक्सपीरियंस रही, जो लगाना चाहते हैं वो क्या चाहते हैं, इन दोनों चीजों को जोड़ के एक शानदार पॉलिसी जो है इंडस्ट्रीज और कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से लाया जाएगा, जिससे मुझे उम्मीद है यहाँ इंडस्ट्री को जो है एक बढ़ावा मिलेगा। तो साहब, सेंटर की तरफ से कल शायद बिल पेश की जा रही है, जो मेंबरान है 543 से लेकर उनको 850 किया जा रहा है, उसमें 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल भी है, 815 स्टेट से होगी सीट्स, और जो 35 होंगे वो डिफरेंट टेरिटरी से होंगे। व्हाट्स योर रिएक्शन अबाउट? अभी तब आज 3 बजे दिल्ली में खड़गे साहब के घर पे इंडिया ब्लॉक की मीटिंग रखी गई है। मैं यहाँ रंगरेट में आर्मी का प्रोग्राम कंप्लीट करके वहीं जा रहा हूँ उस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या करना क्या नहीं करना है वो हम उस मीटिंग में बात करेंगे, क्योंकि आखिरकार हम अकेले इसका कुछ नहीं कर सकते। मिलके इंडिया ब्लॉक को जो है फैसला करना होगा कि इस बिल के तहत जो है हमारा क्या रिस्पांस रहेगा, पार्लियामेंट में हमारा क्या रोल रहेगा, चाहे वो लोकसभा में हो और राज्यसभा में हो। आज 3 बजे मीटिंग होगी, उसके बाद जब मैं श्रीनगर या जम्मू आ जाऊंगा मुझसे पूछ लीजिए हम क्या कर रहे हैं। है या नेगेटिव है? ये पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट होगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन 81 की देखना, जो हमारा तजुर्बा रहा है, कहने के लिए तो ये कहते हैं ना डिलिमिटेशन से फायदा होगा, लेकिन उस डिलिमिटेशन के तहत एक पार्टी और उसके कुछ चाहने वालों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। यहाँ जो सीटों का बंटवारा हुआ, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूएंसी के नक्शे खींचे गए, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुछ वोटरों को हटा के दूसरी जगह लाया गया, मकसद सिर्फ यही था कि किसी न किसी तरह बीजेपी और बीजेपी के जो दोस्त हैं उनको फायदा हो। अगर ये बिल उसी मकसद से लाया जा रहा है कि आखिरकार इसका फायदा सिर्फ बीजेपी को हो, आम वोटर को ना हो, तो वो हमें देखना होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमें आज इस पर बात करने दीजिए, इंडिया ब्लॉक जो है अपना इसमें रिस्पांस तय करे और उसके बाद मैं आपको बता दूं। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन अशोक कुमार मित्तल और इनके बेटे की रिहाइशगाह समेत उनकी यूनिवर्सिटी पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापा मारा। चारशंबे की सुबह ईडी की टीमों ने एक साथ जालंधर और फगवाड़ में एमपी के घर, इदारों और कारोबारी जगहों पर छापा मारकर तलाशी ली और तलाशी जारी है। ईडी ने एमपी और इनके बेटे के ठिकानों समेत 8 से 9 मुकामात पर छापेमारी की है। इस दौरान पंजाब के गुरुग्राम और जालंधर में ईडी की तलाशी जारी है। अशोक मित्तल लुली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चलाते हैं, जहां कुछ माली बेज़ाब्तगियों का पता चला है। ईडी की तरफ से आज सुबह 9 बजे के करीब शुरू होने वाली छापेमारी में जांच एजेंसी की टीमों ने कई मुकामात को घेरे में ले लिया। मित्तल की रिहाइशगाह के बाहर पुलिस को तैनात किया गया है, जबकि अंदर एहलकार दस्तावेजात और माली लेन देन की छानबीन कर रहे हैं। ईडी की टीमें एलपीयू समेत लुली ग्रुप से मुताल्लिक़ कई इदारों तक पहुंची है। इत्तलात के मुताबिक लुली आटोस, लुली स्वीट्स और लोली डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर भी जांच के दायरे में। इसके अलावा मित्तल ख़ानदान से वाबस्ता रिहायशी और कारोबारी जगहों की भी तलाशी ली जा रही है। ईडी की टीमें उनके रिश्तेदारों के अहाते में मौजूद दस्तावेजात की भी जांच कर रही है। ज़राए के मुताबिक ये पूरी कार्रवाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा के मुबैना खिलाफवर्जियों के सिलसिले में की जा रही है। ईडी के एहलकार खास तौर पर माली लेन देन और गैर मुल्की फंडिंग से मुताल्लिक़ दस्तावेजात पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। काबिल ज़िक्र है कि आम आदमी पार्टी हाल ही में एमपी राघव चड्ढा को राज्यसभा के डिप्टी लीडर के ओहदे से हटाकर अशोक मित्तल को ये जिम्मेदारी सौंपी है। ईडी की ये कार्रवाई इस फैसले के कुछ ही दिनों बाद सामने आई, जिसकी वजह से ये सियासी लिहाज से भी अहम समझी जा रही है।
सम्राट चौधरी ने बिहार के वज़ीर-ए-आला के ओहदे का हल्फ लिया। आज सुबह पटना के लोक भवन में मुनक़िद हल्फबरदारी की तकरीब में इन्होंने वज़ीर-ए-आला के तौर पर हल्फ उठाया। ये बिहार की तारीख में पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी की जानिब से कोई लीडर वज़ीर-ए-आला का ओहदा संभाल रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जनता दल यूनाइटेड के सरबराह नीतीश कुमार ने बिहार के वज़ीर-ए-आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। इन्होंने सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी सौंपते हुए बिहार के बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद जाहिर की है। सम्राट चौधरी के अलावा जेडीयू कोटे से 2 नायब वज़ीर-ए-आला ने भी हल्फ लिया है। जेडीयू से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को नायब वज़ीर-ए-आला बनाया गया है। बिहार की सियासत में ये बड़ी तब्दीली मानी जा रही है। उधर अपोजिशन कायदी ने बिहार में क़यादत की तब्दीली को तशवीशनाक करार देते हुए कहा कि बीजेपी मनमानी कर रही है। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि नए चीफ मिनिस्टर का रिमोट कंट्रोल अमित शाह के पास है। जन स्वराज पार्टी के सरबराह प्रशांत किशोर ने कहा कि आवाम की मर्जी के बगैर मुसल्लत की गई हुकूमत है और इससे जमहूरियत की साख शदीद मुतासिर हुई है। ज्ञान की भूमि बिहार को ये चाल चरित्र चेहरा का दावा करने वाली भाजपा का पहला सौगात है। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए हैं जिसका चाल चरित्र और चेहरा तीनों चर्चा का विषय होना चाहिए। लेकिन ये नई भाजपा है और इन्होंने दिखाया है कि बिहार को अब गुजरात से चलाया जाएगा। मैंने पहले भी कहा था मुख्यमंत्री कोई भी बने, अब बिहार को गुजरात से चलाया जाएगा, गुजरात के हितों को ध्यान में रखकर चलाया जाएगा। और इसका मतलब है कि बिहार से पलायन बंद नहीं होगा। पलायन बंद इसलिए नहीं होगा कि अगर बिहार से 10-12 हजार रुपए में काम करने के लिए नौजवान लाखों की संख्या में नहीं उपलब्ध होंगे तो 30 लाख से ज्यादा लोग गुजरात में मजदूरी करने के लिए मिलेगा कहां से। तो जो आज यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं व्यक्ति की बात नहीं है, उनकी चाबी उनका रिमोट कंट्रोल अमित शाह के पास होगा, जिनकी प्राथमिकता ये है कि गुजरात में 10-12 हजार रुपए में काम करने के लिए लाखों बिहार के लड़के ट्रेन में बस में जानवरों की तरह बैठकर जाते रहें। आने वाला जो समय है उसमें गुजरात का अपनी फैक्ट्री में मालिक रहेगा और बिहार के बच्चे उन्हीं फैक्ट्रियों में मजदूरी करेंगे। इसका दोष किसी नेता और दल को नहीं है, इसके लिए हम और आप दोषी हैं, क्योंकि हम लोग मोदी जी का भाषण सुन के वोट दिए हैं, हिंदू मुसलमान बनकर वोट दिए हैं, जातियों में बंटकर वोट दिए हैं, 10,000 रुपए के लालच में वोट दिए हैं। तो उसका खामियाजा भी हमी को और हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। जिस 10,000 की लालच में आपने वोट बेच दिया, वही 10,000 रुपए कमाने के लिए बिहार के बच्चों को जाकर गुजरात के, पंजाब के, दिल्ली के, बॉम्बे के फैक्ट्रियों में अपनी हड्डी गलानी पड़ेगी। ये दुर्भाग्य है, लेकिन गलती हुई है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। यही बात आपको आज बताने आए हैं। के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मैं आपका अररिया जन स्वराज की ओर से, यहाँ कार्यकर्ता साथियों की ओर से और मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर आप सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। समाजवादी रहनुमा अखिलेश यादव ने बिहार की सियासत में तब्दीली का मजाका उड़ाते हुए कहा कि अब तो नीतीश कुमार के वज़ीर-ए-आज़म बनने के चांसेस खत्म हो गए। उनका कहना था कि मुल्क की लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करने जा रही है बीजेपी। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं इनकी तो 2 कौड़ी की भी अहमियत नहीं की गई। प्रेस में कई बार कहा, हालांकि नए मुख्यमंत्री बने उन्हें तो हम सब बधाई दे सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी को रिप्लेस कोई नहीं कर सकता। नीतीश कुमार जी की एक छवि अलग थी, आम लोगों के प्रति, और पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और महादलित और तमाम समाज के लोगों के बीच में उनकी एक अलग छवि थी। उन्होंने बिहार में बहुत काम किया और जब इंडिया गठबंधन बनने की बात आई तो मुझे याद है कि इंडिया गठबंधन के सभी लोग और खासकर हम समाजवादी लोग इस उम्मीद में थे कि वो हमारे साथ रह करके देश के एक प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन बीजेपी का खेल देखिए आप, वो अब प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। राज्यसभा के सांसद बनकर के एक सदस्य के रूप में वो रिटायर हो जाएंगे। एक जो हमारा आपका सपना था और नीतीश कुमार जी का खुद का सपना, भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी वो है जो गवर्नर को मंत्री बनाती है, सीएम को डिप्टी सीएम बनाती है और तमाम
स्टूल वाले डिप्टी सीएम बनते हैं और उन्हें 2 टके का काम भी नहीं देते हैं और तस्वीर लगा करके और हटा करके न जाने किसको संदेश देते हैं कि कौन 2 कौड़ी का है। खुद हैं कि जिनकी तस्वीर हटा दी। अब वो तो बीजेपी आपस में तय करेगी कि तस्वीर वाले क्या कहे जाएंगे, ना तस्वीर वाले कहाँ रहेंगे। लेकिन उससे बड़ा देश के लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। हम सब देश के लोग सेंसस चाहते थे, जनगणना चाहते थे। पिछड़े, अति पिछड़े और बहुत सारी जातियां अपने आप को गिनवाना चाहती थी और गिनवाना इसलिए चाहती थी कि उन्हें हक व अधिकार मिले। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो हम याद कर रहे हैं, उनके दिए हुए संविधान जो हमारा फाउंडेशन है, वो विधान है जो हमारी नींव बनता है, जो हमारी संजीवनी है, जो हमें समय समय पर हक सम्मान की बात कराता है। उसी दिन जब बाबा साहब को हम लोग याद कर रहे हैं तो जो षड्यंत्र रचा जा रहा है कि महिला आरक्षण को लेकर के हम सब पक्ष में हैं, लेकिन ये जल्दीबाजी क्यों, हड़बड़ी क्यों? इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता है, संवाद हो सकता है। हम एक दूसरे की बातचीत से रास्ता निकाल सकते हैं। और जब तक सेंसस नहीं होता है, क्योंकि सेंसस के बिना डिलिमिटेशन नहीं हो सकता और डिलिमिटेशन के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी। अभी तो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी नहीं, इसीलिए संविधान का परिवर्तन कर रहे हैं, संविधान को बदल रहे हैं वो। उत्तर प्रदेश के सनती शहर नोएडा में एक बार फिर फैक्ट्रियों के खुलने के साथ ही मजदूरों का गुस्सा सामने आ गया, जिसके बाद इलाके में कशीदा सूरत-ए-हाल बरकरार है। ताज़ा वाक़या सेक्टर 63 का है, जहां एक सनती यूनिट के बाहर बड़ी तादाद में मजदूर जमा हो गए और इन्होंने शदीद एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। देखते ही देखते सूरत-ए-हाल ने हंगामा आराई की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके बाद मौके पर फौरी तौर पर पुलिस की भारी नफरत तैनात कर दी गई है। मणिपुर में एक बार फिर तशद्दुद फूट पड़ा है। ताज़ा तशद्दुद में बिष्णुपुर में कई अफराद के ज़ख्मी होने की खबर है, ताहम अभी तक किसी के मरने की तस्दीक नहीं की जा सकी। 2 ग्रुपों के माबेन खूनरेज़ तसादुम के बाद खित्ते में नीम फौजी दस्तों को तैनात कर दिया गया है। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिष्णुपुर में पुरतशद्दुद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल बरसाए। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कौन रहा? मोदी ने ट्रंप के साथ फ़ोन पर बातचीत की, मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल पर किया तबादला ख्याल, बहरी जहाज़ों को महफूज आमदरफ्त को यकीनी बनाने पर जोर। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल की मंजूरी के लिए सरगर्मियाँ तेज़, किरण रिजिजू की खड़गे से मुलाकात, इंडिया ब्लॉक ने भी बुलाया पार्टी कायदीन का अहम इजलास। देश के लोकतांत्रिक के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करने जा रही है बीजेपी। बिहार में नए सीएम की हेल्प लेने के बाद अपोजिशन का रद्द-ए-अमल, कहा सीएम का रिमोट तो अमित शाह के हाथ में होगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी अशोक मित्तल के ठिकानों पर ईडी का छापा, लोली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में भी तलाश जारी, हम डरने वाले नहीं, केजरीवाल का रिमार्क। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।